नमस्ते की स्टार्टिंग में हम जया नाम की लड़की को देखते जो कि अपनी फ्रेंड की शादी में आई थी। यहां पर जया की फ्रेंड उसको टिंडर के बारे में बताती है जिसके जरिए वो एक गोरे से मिली और आज उनकी शादी भी हो गई। यहीं पर हमें जया के बारे में एक बात और पता चलती है। कुछ साल पहले उसकी भी शादी हुई थी लेकिन उसका पति मर गया था। दरअसल जया अपने पति के जाने के बाद काफी अकेली हो गई थी। सारे काम वही करती थी, चाहे वो काम घर का हो या बाहर का। जब वो किसी कपल को देखती थी तो उसे काफी अजीब सा फील होता था, जैसे वो सब कुछ अपनी लाइफ में मिस कर रही थी। कभी कभी तो उसके दोस्त और उसके परिवार वाले भी उसे फिर से शादी करने के लिए कहते थे ताकि वो भी खुश रहे, लेकिन वो उनकी बात को टाल देती और ऐसे जताती थी जैसे उसे शादी वगैरह के चक्कर में फिर से फंसने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सच तो कुछ और ही था। उसे सच में वो अकेलापन महसूस होता था। अगले सीन में हम देखते हैं जया ऑफिस में थी और उसके पास उसकी वही फ्रेंड बैठी है जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। वो जया के मजे लेती हुई कहती है कि तुमको जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अगर और ज्यादा दिनों तक वर्जिन रहोगी तो वर्जिन ही रह जाओगी। हम देखते हैं रात में जया को नींद नहीं आती तो वो अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है जिसमें वो भी एक टिंडर जैसी कोई साइट पर अपना अकाउंट बनाने लगती है। अकाउंट बनाने के बाद वो एक फोटो भी क्लिक करके डाल देती है और वेट करती है किसी के मैसेज का। लेकिन जैसी उम्मीद उसने की थी वैसे मैसेज नहीं आते, बल्कि लोग उसके पर्सनैलिटी को लेकर मजाक बना रहे थे क्योंकि उसकी उम्र और एज दोनों बढ़ गए थे। इन मैसेज को पढ़ने के बाद जया काफी चीढ़ जाती है और लैपटॉप बंद करके वो गुस्से में सो जाती है। अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि किसी योगी नाम के बंदे ने उसे मैसेज किया था। वो जया की इंसल्ट नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि उसकी प्रोफाइल बाकी लोगों से काफी अलग है और वो जया से किसी कॉफी शॉप में मिलने की इच्छा जाहिर करता है। जब जया उसकी प्रोफाइल देखती है तो उसे भी वो पसंद आता है। दरअसल जया ने अपनी हॉबी में लिटरेचर लिखा था और इस लड़के को भी पोइट्री पसंद थी। शायद इसी वजह से उसे जया में इंटरेस्ट आया था। जया काफी एक्साइटेड होती है किसी से मिलने के लिए। वो कभी पार्लर नहीं जाती, लेकिन उस दिन वो पार्लर जाती है और घर पर थोड़ी एक्टिंग भी करती है जैसे कि वो बहुत फ्रेंडली और फनी हो। आखिरकार वो उस कॉफी शॉप में मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन जया वहां काफी देर तक वेट करती है लेकिन वो लड़का नहीं आता। जया अब वहां से जाने लगती है, लेकिन दरवाजे के बाहर आते ही उसे एक शख्स जया नाम लेके पुकारता है जो कोई और नहीं योगी होता है। योगी को देखने के बाद जया का रिएक्शन कुछ अलग ही था, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। वो वैसा नहीं था। मतलब उसने इमेजिन किया था कि कोई जेंटलमैन की तरह सूट बूट में आएगा, पर वो तो जॉगिंग करते करते वहां पहुंचा। इसके बाद दोनों वापस अंदर जाते हैं और बातें करते हैं। यहां पर इनकी बातों बातों में जया योगी को बताती है कि उसने पहली बार ऐसे किसी को डेट किया है। जया ये भी बताती है कि कैसे लोग उसे ट्रोल कर रहे थे उस ऐप पर। यह सुनकर योगी जया का फोन लेकर उन सभी लोगों को दूर कहीं मिलने को मैसेज कर देता है जिन लोगों ने जया को घटिया मैसेज किए थे, जिससे जया गुस्सा होती है। तभी योगी कहता है, अरे तुमको वहां जाना थोड़ी है, बस उन हवस के पुजारियों को आने दो। तुम तो जाओगी नहीं वहां पर, तो तुम्हारी तरह दिखने वाली किसी लड़की से ऐसे बात करेंगे तो खाएंगे जूते चप्पल। ये सुनकर जया को काफी अजीब लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश भी होती है। काफी देर बातें करने के बाद योगी जया को एक रेस्टोरेंट में आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जया तो रात को भी सैंडविच खा के काम चला लेती थी, तो उसके लिए ऐसे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना बहुत अजीब था। जया के मना करने पर योगी जया को कहता है कि भगवान ने तुमको मजे करने से मना कर रखा है क्या? छोटी सी तो लाइफ है, खुल के जियो यार। लेकिन फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और जया अपने घर जाने लगती है। योगी उसे बताता है कि उसके फोन की बैटरी डेड हो गई है, इसलिए उसे कैब बुलवाने के लिए उसका फोन चाहिए। दोनों ही अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं कि तभी जया के फोन पर एक कॉल आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि योगी की ही थी। अब योगी उसे अगली मुलाकात के लिए पूछता है और ना जाने क्यों, लेकिन जया उसे दोबारा मिलने के लिए हाँ कह देती है और जया के लिए अपने बाग से आम तोड़कर लाता है और साथ ही उससे ये पूछता है कि जिन लोगों ने वो मैसेज किए थे क्या उनका कोई रिप्लाई आया है। तो इस पर जया जब अपना अकाउंट चेक करती है तो वो देखती है कि उसे सॉरी की रिप्लाई आया है और साथ ही जिन लोगों ने वो मैसेजेस किए थे उन्होंने अपने अकाउंट भी डीएक्टिवेट किए हैं। अब जया ये समझ जाती है कि दिए हुए एड्रेस पर उस दिन योगी ही उनसे मिलने गया था और उसने उन्हें सबक भी सिखाया है। अब कहीं ना कहीं जया को उसके बाद छू जाती है कि वो एक अच्छा इंसान है जो कि औरतों की इज्जत भी करता है। योगी और जया की अब अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग आमतौर पर मिलना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में जया को पता चलता है कि योगी की 3 गर्लफ्रेंड्स थीं और योगी बहुत कॉन्फिडेंट है कि भले ही उन तीनों का उसके साथ ब्रेकअप हो गया हो,
लेकिन वो आज भी उसे याद करती होंगी। इस पर जया हंसते हुए उसे ये कहती है कि लोग मूव ऑन कर लेते हैं और कोई भी इंसान किसी को भी इतने दिनों तक याद नहीं रखता। दोनों ही इस बात पर बहस करने लगते हैं, जिस पर योगी जया से कहता है कि वह चाहे तो उसके साथ उसकी तीनों गर्लफ्रेंड से मिलने चल सकती है और यह उन दोनों के लिए ही वेकेशन जैसा होगा। जया इस बात पर बहुत ही हैरानी से रिएक्ट करती है और उसका जवाब बिल्कुल न था। लेकिन फिर योगी जया से कहता है कि वो लोग चाहे तो खर्चा बिल्कुल आधा आधा बांट सकते हैं और साथ ही उन्हें एक ही कमरे में रहने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तभी जया को अपनी सहेली बिन्नी की कॉल आती है, जो कि अपने बच्चों को शॉपिंग मॉल ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि आदत से मजबूर जो है किसी को इनकार नहीं कर सकती। इसीलिए वो योगी को वहां छोड़कर मॉल के लिए निकल जाती है। योगी गाड़ी के पीछे चीखते हुए जया से पूछता है कि क्या वो कभी ऋषिकेश, जयपुर या गंगटोक गई है। जया जयपुर और ऋषिकेश सुनकर तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही योगी गंगटोक बोलता है, जया पीछे मुड़कर देखती है। जया जब बिन्नी के बच्चों के साथ मॉल में थी तो वो फोन पर हो रही उनकी बातचीत सुन लेती है और तभी उसे पता चलता है कि बिन्नी उसे स्टेपनी आंटी बुलाया करती थी। जया इससे काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन तभी उसे योगी का मैसेज आता है। योगी का मैसेज आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जाने से पहले जया ने योगी से एक सवाल किया था कि वो आखिर किस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जा सकती है। जब वो तीनों योगी से पूछेंगे कि आखिर वो कौन है, तो वो उन्हें क्या बताएगा। योगी के मैसेजेस के रिप्लाई में जया उसे लिखती है कि मैं तुम्हारी कजिन बन के जा सकती हूं, यानी कि वो योगी के साथ ट्रिप पर जाने के लिए तैयार थी। तो अब जो है ऑफिस के साथ साथ सब फैमिली मेंबर्स को भी झूठ बोलती है और 10 दिन की छुट्टियां ले लेती है। छुट्टियां लेने से लेके एयरपोर्ट पर पहुंचने तक उसे अपने इस फैसले पे काफी ज्यादा डाउट होता है। उसे ये पता था कि योगी कितना ज्यादा बचकाना है और उसके साथ ट्रिप बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। जब वो एयरपोर्ट पे खड़ी थी तो उसके मन में ख्याल आता है कि वो वहां से भाग जाएगी, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने लगती है, योगी उसे देख लेता है और बिल्कुल च्युइंगम की तरह से चिपक जाता है। अब वो लोग जैसे ही चेक इन के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं, जया तो वहां से निकल जाती है, लेकिन योगी को पकड़ लिया जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि योगी के पास एक नाइफ था जो उसके लिए बहुत ज्यादा प्यारा था। उसे वहां इतनी ज्यादा देर लग जाती है कि जया की ऋषिकेश की फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। क्योंकि इससे योगी प्लेन में कहीं भी दिखाई नहीं देता, तो कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि शायद योगी को स्मगलर था जिसने कि उसके बैग में कुछ छुपा दिया होगा। वो प्लेन में अपना पूरा लगेज चेक करती है और भगवान से शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके बैग में कुछ भी नहीं छुपाया था। जया का प्लेन जैसे ही लैंड करता है, उसे योगी का मैसेज आता है, जहां उसने ये लिखा था कि वो भी एक फ्लाइट में बैठ चुका है और वो कुछ ही घंटों में ऋषिकेश पहुंच जाएगा। जया को अब अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि किस तरह से वो ऐसे बेवकूफ इंसान के साथ कहीं बाहर आ सकती है। वो मुंबई की रिटर्न फ्लाइट के लिए पूछती है, लेकिन सबकी सब फ्लाइट्स फुल थीं, तो उसे कोई फ्लाइट नहीं मिलती। तो यानी कि अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था कि उसे ये वेकेशन पूरा करना होगा। वो काफी ज्यादा देर तक वेट करती है और फिर योगी वहां पहुंच जाता है। गाड़ी में वो जया से पानी मांगता है, लेकिन जया उससे कहती है कि वो अपनी वाटर बोतल किसी के साथ शेयर नहीं करती। थोड़ी ही देर में वो लोग ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, जहां योगी को यह पता चलता है कि जया ने उन लोगों के लिए कोई होटल रूम नहीं बल्कि एक आश्रम बुक किया है। उन दोनों के ही रूम बिल्कुल अगल बगल में थे, यानी कि एक कॉमन दरवाजा था जो उन दोनों के कमरों को जोड़ता था। लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे और एक दूसरे से बात करने के लिए वो लोग हमेशा लैंडलाइन के फोन का यूज किया करते थे। जब भी जया योगी को पसंद करने लगती थी तो योगी ऐसा कुछ कर देता था कि वो इरिटेट हो जाती थी। जैसे कि फोन पर उनके बहुत प्यारी कॉन्वर्सेशन होते थे, लेकिन जैसे ही वो कॉन्वर्सेशन कोई रोमांटिक मोड लेता था, उससे पहले ही योगी सो जाता था। अब फाइनली वो दिन आता है जब योगी जया को अपनी पहली गर्लफ्रेंड राधा से मिलाने ले जाता है। जैसे ही वो लोग राधा से मिलने जाते हैं, राधा भागते हुए योगी के पास आती है। वो योगी के गले लगती है और उसे कहती है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। सब काफी अच्छे से चल रहा होता है कि तभी राधा वहां अपने बच्चों को बुला लेती है और उनसे कहती है कि उन्हें अपने मामा के पैर छूने चाहिए। मामा सुनते ही जहां योगी एक तरफ चौंक जाता है, वहीं दूसरी तरफ जया की हंसी निकल जाती है। अब योगी इतना ज्यादा एम्बेरेस्ड है कि वो वहां से भागने की कोशिश करता है। इस पर राधा उसे रोक लेती है और कहती है कि वो शेखावत साहब यानी कि उसके पति से मिले बिना नहीं जा सकते। और यहाँ एक और कमाल की बात होती है कि जैसे ही शेखावत साहब घर आते हैं, वो योगी को साले साहब कहकर गले से लगा लेते हैं। वो उन दोनों की काफी ज्यादा खातिरदारी करते हैं, जैसे कि पहले उन्हें रिवर राफ्टिंग पर ले जाते हैं और उसके बाद उनके लिए बोन फायर का अरेंजमेंट करते हैं।
बोनफायर के दौरान राधा योगी से ये जिद करती है कि उन्हें वही पुराना गाना सुनाना होगा। राधा के बार बार जिद करने पर योगी तैयार हो जाते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। गाना गाते हैं। उनकी आवाज को इस फिल्म में इतना ज्यादा कमाल का दिखाया गया है कि जया का कहीं ना कहीं उन पर दिल आ जाता है। जब वो लोग ये मीटिंग खत्म करके आते हैं तो जया योगी की टांग खींचना शुरू कर देती है। वो दोनों दोबारा घर पे जाके लैंडलाइन पे बात करना शुरू करते हैं और योगी हमेशा की ही तरह कोल पे ही सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है योगी जया को गुनगुनाते हुए सुनता है। जया सेम वही गाना गुनगुना रही थी जो कि रात को योगी गा रहा था। योगी गाना सुनने के लिए दरवाजे के पास जाता है और जैसे ही वो दरवाजे पे टिकता है दरवाजा खुल जाता है। उसे वहां देखते ही जया जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वो नहाकर बाहर निकली थी और उसने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे। एक तरफ योगी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ जया रोना शुरू कर देती है। अब दोनों के दोनों एयरपोर्ट तक अपना सफर बिना बात किए ही तय करते हैं। जया कहीं ना कहीं योगी से बहुत ज्यादा गुस्सा तो है, लेकिन जब योगी उसे अपनी साइड की स्टोरी सुनाता है तो उसे ये लगता है कि शायद उसकी भी गलती नहीं थी। अब योगी जया से कहता है कि दिल्ली में उसने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। जैसे ही वो लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जया देखती है कि उसने उन दोनों के लिए फेरी क्वीन नाम की एक ट्रेन की बुकिंग्स की है जो कि 1855 में बिल्ड हुई थी और इस ट्रेन को उन्हें दिल्ली से अलवर लेकर जाना था। जया को क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इसीलिए वो योगी से कहती है कि वो किचन में जाकर उसके लिए कुछ बनवा कर ले आए, लेकिन आदत से मजबूर होगी। ट्रेन से नीचे उतर जाता है और उससे ट्रेन छूट जाती है। जया जहां अलवर पहुंच जाती है, वहीं योगी न्यू दिल्ली से अलवर के लिए टैक्सी बुक करता है। योगी जैसे ही स्टेशन पहुंचता है उसे ये पता चलता है कि जया अकेली ही वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए चली गई है। जैसे ही जया वहां पहुंचती हैं, उसे ये पता चलता है कि योगी तो 8 घंटे पहले ही पहुंच गया था। अब जया योगी से ये कहती है कि उसे आगे का सफर तय नहीं करना है क्योंकि उसे मुंबई में बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए वो वापस जाना चाहती है। और साथ ही वो योगी से कहती हैं कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए उन दोनों के लिए शायद ये बेहतर होगा कि वो लोग दूसरे लोगों को डेट करना शुरू करें। वो लोग उसी टैक्सी में आगे का सफर तय करते हैं और जयपुर के लिए निकल जाते हैं। अभी तक की ट्रिप पर योगी ने जितनी भी शायरियां बोली थीं, जया ने उनका एक ऑनलाइन पेज बना दिया था और उन्हें पोस्ट कर दिया था, लेकिन ये बात योगी को पता नहीं थी। इसी सफर के दौरान जब रास्ते में मेडिकल स्टोर आता है तो जया गाड़ी रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसे स्लीपिंग पिल्स के बिना नींद नहीं आती, इसीलिए वो अपनी स्लीपिंग पिल्स देती है। लेकिन वहां उसे सेम ब्रांड नहीं मिलता है, इसीलिए वो मेडिकल स्टोर वाला उसे दूसरी स्लीपिंग पिल दे देता है। योगी जब जया को स्लीपिंग पिल्स लेते हुए देखता है तो वो उसे ये पिल्स ना लेने के लिए कहता है, लेकिन जितना योगी जया को रोकता रहता है वो उतनी ही ज्यादा पिल्स खाती है। योगी के रोकते रोकते वो 3 पिल्स खा लेती है और उसके बाद उसे इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहां पर है। ऐसी ही हालत में जया योगी की दूसरी गर्लफ्रेंड अंजलि से मिलती है। अंजलि का किरदार नेहा धूपिया ने निभाया है और जैसे ही अंजलि की एंट्री होती है, जया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और जिस तरह से अंजलि योगी से बात करती है, उसे देखती है, जया को उससे जलन होने लगती है। जया योगी की जेब से वो नाइफ निकालकर अंजलि को दिखाती है और अंजलि को कहीं ना कहीं ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि योगी ने आज भी उसे संभाल कर रखा था। असल में अंजलि ने योगी को पैसों के लिए छोड़ा था, क्योंकि जब वो दोनों साथ थे तो योगी फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं था। जया और योगी अंजलि को घर पर ड्रॉप करते हैं, जहां योगी को यह समझ में आता है कि अंजलि कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से बोर हो चुकी है और इतने पैसे होने के बाद भी वो खुश नहीं है। जाने से पहले अंजलि योगी को हग करती है और उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है। ये देखकर जया बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है और योगी से झगड़ा करना शुरू कर देती है। झगड़ा करते करते ही वो बेहोश हो जाती है और योगी उठाकर उसे होटल लेकर आता है। जैसे ही जय सुबह उठती है, वो देखती है कि योगी सामने सोफे पर सोया है और दोनों ही जब एक दूसरे को देखते हैं तो माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। अभी वो लोग थोड़ी प्यारी प्यारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी योगी के फोन पर अंजलि की कॉल्स आने लगती है। योगी वो फोन काट देता है, लेकिन उसके बाद भी अंजलि कॉल करती ही रहती है। जया को यह देखकर काफी ज्यादा जलन होती है, इसीलिए वो फोन उठाकर स्पीकर पर डाल देती है। अंजलि योगी से कहती है कि उसने उसका दिया हुआ महरून कुर्ता पहना है और अगर वो चाहे तो उससे मिलने आ सकता है। जया और योगी दोनों ही अब अपनी अगली मंजिल के लिए निकल जाते हैं। इससे पहले कि योगी कुछ कहता, जया योगी से कहती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड गंगटोक से है और अगर वो ऐसा सोच रहा है कि वो सिर्फ उसके लिए इस ट्रिप पर आई थी तो ये गलत है, क्योंकि वो भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड शर्मा से मिलना चाहती थी। वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और जया गुस्से में वहां से निकल जाती है, लेकिन तभी उनकी टैक्सी का ड्राइवर योगी को रोककर उसे कुछ कहता है।
और ये इस पूरी मूवी में मेरे सबसे फेवरेट डायलॉग्स हैं। वो योगी से कहता है कि ड्राइविंग का सबसे फर्स्ट रोल ये होता है कि गाड़ी चलाते वक्त निगाह हमेशा सामने रहनी चाहिए। रियल व्यू पर नजर रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यू टर्न लेकर 100 किलोमीटर गाड़ी पीछे लाना ये तो बेवकूफ ही हुई ना। इतना कहकर वो योगी से कहता है कि आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, इस बात को आप इसीलिए बेहतर समझ सकते हैं। योगी कहीं ना कहीं अब ये समझ जाता है कि ड्राइवर आखिर क्या कहना चाहता है। योगी अपनी जेब से वो चाकू निकालता है और उसे उस ड्राइवर को गिफ्ट कर देता है। एयरपोर्ट के वॉशरूम में जया को मिसेस सलूजा मिलती है और वो उन्हीं चंद औरतों में से एक थी जो कि जया को इस्तेमाल किया करती थी। जया को देखते हैं मिसेस सलूजा अपनी सहेलियों से कहती है कि जया के पास एक बहुत खूबसूरत काफ्तान था और इसीलिए जब हमारी पार्टी होगी तो जया ही हमारे लिए काफ्तान डिजाइन करेगी, क्योंकि अब जया के सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूट चुका है। तो जया में इसे सलूजा से कहती है कि असल में वो यहां एक डेट पर आई है, लेकिन क्योंकि अब उसकी डेट कुछ खास अच्छी नहीं चल रही तो वो गंगटोक अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है और इसीलिए वो उन लोगों के लिए काफ्तान डिजाइन नहीं कर पाएगी। और ऐसा कहते ही वो वहां से निकल जाती है। जैसे ही योगी और जया एक दूसरे से मिलते हैं, योगी जया को बताता है कि उसने अपनी रिटर्न टिकट बुक करा ली है और वो जैसे ही अपनी थर्ड गर्लफ्रेंड से मिलेगा वो वहां से वापस मुंबई चला जाएगा, क्योंकि आज जया और योगी की आखिरी मीटिंग है। इसलिए जया पिंक कलर की एक साड़ी पहनती है और वो लोग एक कैफेटेरिया में मिलते हैं। योगी अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड गौरी के बारे में बताता है जो कि एक डांस ट्रेनर है, लेकिन जैसे ही जया अपने एक्स बॉयफ्रेंड सिडकॉन के बारे में बताने लगती है, योगी अचानक से गुस्सा होकर वहां से उठ जाता है। ये बात सुनकर जया को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस पर चिल्लाने लग जाती है। वो उसे कहती है कि उसकी जिंदगी में सब उसके ही अराउंड रिवॉल्व होता है। पूरा ट्रिप उसने प्लान किया था, उन्होंने सब कुछ उसकी मर्जी से खाया, यहां तक कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से भी मिले, लेकिन जब उसके एक्स से मिलने की बारी आई तो उसने रिटर्न टिकट भी करा ली और उससे बिना बात किए ही वहां से निकल रहा है। योगी के वहां से जाने से पहले जया उसे कहती हैं कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है, जिस पर योगी जया से कहता है कि यही बात उस पर भी लागू होती है, और इतना कहकर योगी वहां से चला जाता है। तभी जया उस बारे में सोचती है। वो हर उस इंसान को कॉल लगाती है जिसने उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की थी। वो अपने दोस्त बिन्नी को कॉल लगाकर ये कहती है कि उसे उसके बच्चों को घुमाने में कोई मजा नहीं आता, तो अगली बार वो उसे कॉल तब करे जब उसे एक दोस्त की जरूरत हो, न कि एक स्टेपनी की। इसी दौरान उसका एक्स वहां पर आ जाता है और वो उसे अपने घर ले जाता है। योगी भी अपना सारा सामान पैक कर चुका है और वहां से निकलने वाला है, लेकिन तभी वो एक चिट्ठी छोड़ने के लिए जया के रूम में आता है, जहां वो उसका लैपटॉप दिखता है। लैपटॉप पर उसे अपना पेज खुला हुआ दिखाई देता है, जहां जया ने इस ट्रिप की सारी शायरियां उस पेज पर अपलोड की थी। योगी अब कहीं ना कहीं ये समझ जाता है कि उसे जया को जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिडकांग इस शहर का जाना माना इंसान था। इसीलिए वो होटल वालों से उसका एड्रेस ले लेता है। जैसे ही वो केबल कार से उतरता है, वो देखता है कि जय दूसरी तरफ है और इस बार वो जया को मिस नहीं करने वाला। इसीलिए वो भागकर उसी की केबल कार में चला जाता है और वो देखता है कि जया की आंखों में आंसू थे। केबल कार में जाते ही योगी जया से पूछता है कि क्या वो उसके साथ पानी शेयर कर सकती है। इस पर जया योगी के हाथों से पानी की बोतल लेती है और उससे पानी पी लेती है। यानी कि ये अब तक का सबसे सिंपल प्रपोजल और सबसे सिंपल यस था, और ये फिल्म इसी खूबसूरत मोड़ पर खत्म हो जाती है। काश इरफान सर जिंदा होते तो शायद ऐसी और भी बेहतरीन कहानियां उनके अंदाज में देखने को मिलती, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो दोस्तों, मैं इरफान सर की और भी बहुत सारी मूवीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इरफान सर की किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।